बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आसम मंजूर अपने वीकली प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक के साथ। नाजरीन, इस दफ़ा हमारे एक और मौजूद मेहमान का दफा हुआ है। जनाब खालिद परवेज चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं, वो तो हमेशा आप देखते हैं कि मेरे साथ हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। आज हमारे मेहमान जनाब अली अहमद सूफी साहब, जो कि किसी तारफ को मोहताज नहीं, वो स्कॉटलैंड में बल्कि यूनाइटेड किंगडम में वो पीटीआई की एक अलामत समझे जाते हैं। जनाब अली अहमद सूफी साहब 4 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड के मुसलसल प्रेसिडेंट मुंतखब हुए और वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूके भी रह चुके हैं। सूफी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फाउंडर मेंबर हैं उनमें उनका शुमार होता है और वो इमरान खान के इंतहाई करीबी साथियों में शुमार किए जाते हैं। सूफी साहब जो है वो पूरे स्कॉटलैंड क्या पूरे यूनाइटेड किंगडम में सूफी साहब के बगैर जो भी तंजीम साजी होती है, जो भी इलेक्शन होते हैं, सूफी साहब को एक रीढ़ की हड्डी की सीट रखते हैं। चाहे वो कौन सी सियासी जमात, वो कौन सा विंग हो तहरीक इंसाफ का, वो हमेशा सूफी साहब की सरपरस्ती में वो अपने अहम तरीन फैसले करते हैं। सूफी साहब और खालिद भाई साहब, आप दोनों को मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। तो पहला सवाल अली अहमद सूफी साहब आपसे, तो जो पाकिस्तान में जो रिसेंटली वायलेशन हुई है, जो जिस तरह खान साहब को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद अवाम का जो गम गुस्सा था, वो आपने देखा कि वो अवाम एक बहुत ज्यादा शदीद गम गुस्से में नजर आए। और जिस तरह वायलेशन हुई पाकिस्तान में और रेंजर्स ने और पुलिस ने अवाम पर गोलियां चलाई, लाठीचार्ज किया और उसमें कई जो पीटीआई के कारकुन शहीद हुए। तो बाकी चीजें जो हैं वो तो रिवर्स हो सकती हैं, लेकिन जो एक सियासी कारकुनान की जो शहादतें हुई हैं, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत वक्त को और या जो अदलिया है, जो मुख्त हल्के हैं, वो इनको किस तरीके से इनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? जी अली अहमद सूफी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो खान साहब की गिरफ्तारी हुई है वो टोटली इलीगल हुई है, वो कानून के दायरे के अंदर नहीं आते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट में कोई भी आदमी हो उसकी गिरफ्तारी हो नहीं सकती। ये गिरफ्तारी नहीं मैं इसको कहता है, इसको मैं अगवा कहता हूँ। दैट्स राइट। ये है कि जो ये इस बात में कोई शक नहीं है कि जो लोग इस सारी कार्रवाई में शहीद हुए हैं, ये इनका दर्जा जो है ना, आप सब जानते हैं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पहली सहाबिया जिसको अबू जेल ने खंजर मार के शहीद किया था, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जबर और जुल्म के खिलाफ शहादत हुई है। ये शहादत नंबर अव्वल दर्जे की शहादत है। ये जो पाकिस्तान में जो लोग शहीद हुए हैं, इनकी अव्वल नंबर की शहादत है। और इंशाल्लाह मुझे 100% अल्लाह ताला पे यकीन है कि इनकी शहादत जो है वो अल्लाह ताला कबूल करेगा और इनकी शहादत जो है उसके मद्देनजर रखते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला इनकी जो शहादत है इनको रायगा नहीं जाने देगा और एक ना एक दिन ये जरूर रंग लाएगी। और उसके साथ ही साथ मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी ये फसाद हुए हैं सब इनके आप करता दर्दा हैं। कोई इसमें पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ये एक इंसाफ पसंद जमात है। हो सकता है इसमें कोई एक आधा बंदा आपने मुश्ताल हो गया हो, लेकिन सारे जो चीजें हैं, ये सारे जो कुछ भी हुआ है, ये सब इनका करता धरता है और ये खुद जिम्मेदार है इस वक्त जो गवर्नमेंट है। थैंक यू खालिद साहब। आज आपने देखा कि जो डीजी ISPR है, उन्होंने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने डायरेक्ट पीटीआई पर और खान साहब पर उन्होंने इल्जाम तराशी की, जो कि एक मुकद्दस और महजब अदारे के तर्जमान के बिल्कुल शायान शान नहीं थी। और उन्होंने खान साहब को दोगला भी इसमें कहा और उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया कि इन्होंने ये डबल स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं। एक तरफ तो फौज की सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ ये फौज पर हमले करते हैं। और DGISPR ने यह भी कहा कि जो खान साहब की गिरफ्तारी हुई है वो नैब ने कानूनी तरीके से की है, हाई कोर्ट के दायरे अहाता से, और इस गिरफ्तारी से फौज का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदयाल के रिमार्क्स देखें तो उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहा है कि ये जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है, और दूसरा नैब ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटमेंट दी है कि हमारा इस गिरफ्तारी से कोई ताल्लुक नहीं है। और इसके जवाब में खान साहब ने भी आज थोड़ा सा उन्होंने भी अपने मजालों का रुख जो है वो उनकी तरफ किया है और उन्होंने DGISPR का नाम लेकर बकायदा कहा है
कि मैं 25 साल से पीटीआई को लीड कर रहा हूं और मैंने कभी भी फौज के अदारों के खिलाफ कभी भी ऐसी कोई बात नहीं की। हमेशा मैंने इज्जत एहतराम के साथ इस अदारे की है। लेकिन ये जो इल्ज़ाम है वो इंतहाई गलत और नामुनासिब हैं। खान साहब ने ये भी कहा कि मैं तकरीबन 40-50 साल से मैं अपने कंट्री को सर्व कर रहा हूं क्रिकेट में और पूरी वर्ल्ड वाइड में। जब जब से मैं अपने कंट्री को सर्व कर रहा हूं, जब उस वक्त तक तो DGI SPR पैदा भी नहीं हुए थे। तो काफी आज तलखी हुई है इन दोनों के दरमियान बातों बातों में। आप इस बारे में क्या ख्याल करते हैं जी खालिद साहब? जी आसिम भाई, थैंक यू। सूरत हाल ये आसिम भाई, जिस तरह के आर्मी चीफ की तरफ से ISPR की तरफ से जो बयान आया है, असूली तौर पे जो इस किस्म के जो पोलिटिकली जो बयान होते हैं इस हद तक नहीं दिए जाते हैं जिस हद तक वो चले गए थे। क्योंकि चूंकि ये आर्मी एक ऐसा अदारा होता है जो कि हमेशा ही एक इनका रोल एज ए कह लें कि पेरेंट्स का रोल भी होता है। कि जब भी आप हमारी तारीख उठा के देख लें कि जो भी कोई हुकूमत आई, जहां जहां पर इनका हाथ, जिनके ऊपर इनका हाथ होगा, जिनके इनकी शफकत होगी, उन्हीं की हुकूमत आती है। ये हमारी तारीख हमें ये गवाह है इस चीज की। तो जब अदारे इस किस्म के बयानात यहाँ पर डायरेक्टली होके देंगे, किसी को दोगलापन कहेंगे, कुछ किस्म की बातें करेंगे, तो इससे जो नफरतें और बढ़ती हैं। और जब खान साहब चूंकि एक सच्चे आदमी हैं, तो उनको भी दुख हुआ, उनको भी जो उन्होंने भी फिर आके सामने वो बातें की कि आप तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मैंने पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है। इसमें कोई शक भी नहीं। आप देखें, जब भी इंडिया से कोई हमला करता हमारी तरफ, तो नवाज शरीफ एंड कंपनी तो खामोश बैठती थी। तो ये इमरान खान साहब और इसके जो सपोर्टरी थे, जो ट्विटर के ऊपर मुकाबला करते थे इंडिया का सब हर जगह पे। जब ओसामा बिन लादेन ने जब ऑपरेशन किया था अमेरिका ने, तो ये इमरान खान साहब भी थे जो डिफेंड करते थे, यही टीम थी जो डिफेंड करती थी। बहुत जगहों पे इन्होंने डिफेंड किया। हमेशा इनका खान साहब का वाकई पूरी दुनिया में, जिस तरह उनका में आप पैदा भी नहीं हुए थे, तो मैंने पूरी दुनिया में, अच्छा आप कहीं किसी भी गोरे से पूछ लें कि आप इमरान खान को जानते हैं, वो क्यों कहेगा हाँ यार वो क्रिकेटर इमरान खान। मगर नवाज शरीफ का पूछ ले, वो नहीं जानेगा नवाज शरीफ कौन है, वो नहीं जानेंगे, मगर इनको जानते हैं। तो वाकई इन्होंने जो जिस तरह इन्होंने पिछले दिनों में वस्तुओं से उठा के देख लें, जिस नेशनल असेंबली में इन्होंने जो बातें की जाके पूरी दुनिया के मुसलमानों को जो रिप्रेजेंट किया, ये पूरे आलमी इस्लाम के लीडर हैं। तो ये देखें, पहली बार ऐसा हुआ कि एक लीडर के लिए लोग बाहर निकले हैं और पूरा जो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के दायरे परेशान हो गए कि कैसे करें। तो फिर जो मेरे ख्याल के मुताबिक तो बैकडोर राब्तों के जरिए सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की गई और कहा गया कि इनको करे। अदरवाइज आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के हालात जो है आपके सामने है, जिसका कोई ऑर्डर उनका माना ही नहीं जाता। तो अब मौलाना साहब अपना अलग झंडा लेके आए कि मंडे को मैं आऊंगा, बाहर बैठने तो नई स्टोरी शुरू होगी। खालिद साहब, जो खान साहब ने सबसे दिलचस्प तरीन बात की है, यकीन कीजिए, वो ये किया कि उन्होंने DGI SPR को मुखातब करके कहा कि जब 3.5 साल जब मैं इक़्तिदार में था, तो जब आप मुझे ब्रीफ करते थे, जब आप आपके अदारे या आपके मुतल्लिका मुझे ब्रीफ करते थे, तो आप यही कहते थे कि ये जो लोग हैं, उन्होंने नाम लेकर कहा कि नवाज शरीफ, जरदारी, इस टाइप के जो लोग हैं, इन्होंने मुल्क का सत्यानाश कर दिया है, इन्होंने कर्जों के बोझ तले मुल्क को डाल दिया है। और आज ये वही लोग किस तरह वो दूध को धुले हो गए हैं। तो इस बात का वाकई उनके पास कोई जवाब नहीं था। ये खान साहब ने एक बहुत ही अच्छा सियासी स्कोर किया है। ये खालिद साहब जी बिल्कुल बिल्कुल, उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। वो चूंकि वो एक सच, जो सच्चा आदमी था ना आसिम भाई, वो हमेशा सच सवाल पे करके उसको एक खुशी भी होती है, दूसरे आदमी को उसकी जवाब नहीं था तो वाकई भी नहीं था। जो चोरों को उठा के फिर जिस तरह का ये चोर डाकू उठा के सिर पे सवार कर दिए और एक साल में कहाँ हमारी कॉलोनी पहुंच गई। अच्छा आसिम भाई, मैं चाहूंगा कि आज जितने सवाल है ना, वो सारे आप सवाल सुई साहब से ज्यादा करें। मैं थोड़ा कम टाइम लूंगा क्योंकि हम तो करते रहते हैं। तो आप सारे जो सवाल है ना आज सुई साहब से आप खुद करें। तो मुझे थोड़ा सी, बस मैं एक आध मिनट ही बोलूंगा। हम चाहेंगे कि हमारे जैसे अली सूरी साहब किसी तार के महताज नहीं, 4 साल हमारी भी खुशकिस्मती है कि 4 साल PTUS के सदर रहे, फिर सिंध वाइस प्रेसिडेंट रहे, और वहां ऐसे सियासी लीडर हैं जो कि सारी PTI को साथ लेके चलते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग PTI के अंदर हैं जो इनकी टांगे खींचते हैं, इनके साथ इनका मजाक करने की कोशिश करते हैं, मगर इन्होंने फिर भी एक अच्छा जस्टिस देते हुए सबको साथ लेकर चले। इसी वजह से इतने साल तक प्रेसिडेंट भी रहे और जिस तरह फाउंडर मेमोरी है। मैं चाहता हूँ इनसे आप सारे सवाल करें। मुझे तो मौका एक सवाल कर ले, मैं थोड़ा सा टाइम एक आध मिनट में किया करूंगा। ज्यादा टाइम इनसे मैं चाहूंगा कि आप इनसे बात करेंगे। जी
अली अहमद सूफी साहब, आपने जो रिसेंटली एक ईद मिलन पार्टी हुई थी ग्लासगो में, तो आपने वहां पे एक तकरीर की थी और इसमें आपने एक मुतदर हलकों को एक पैगाम दिया था कि आप अवाम से बराह रास्त तसादम ना करें और इस तरह की बातों पर आप अवाम पर गोली ना चलाएं, आप न्यूट्रल हैं, आपको अवाम के जज्बात का एहसास करना होगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वो उस वक्त तो ये वायलेशन शुरू नहीं हुई थी, आपने वो किस तनाज़ुर में वो बयान दिया था? जी सूफी साहब। बिस्मिल्लाह। ये बात इस बात से मैं बताना चाहता हूँ कि एक तो यह है कि मेरा सियासी तजुर्बा था, और दूसरा यह है कि माशाल्लाह। नहीं थी, लेकिन ये कि एक हर ह्यूमन बीइंग की सोसाइटी होती है। आप जानते हैं कि फौज जो होती है वो जब उसको ट्रेनिंग उसकी इस किस्म की होती है कि दुश्मन से कैसे डील करना है, दुश्मन से उसको कभी ट्रेनिंग नहीं होती कि अपने लोगों से कैसे डील करना है। इसके साथ साथ ही जब वो कोई एक्शन लेते हैं तो वो एक तरफ का अलग एक्शन उनका होता है कि शूट एंड किल। तो जब वहां पे गोली चलानी पड़ती है तो उनका माइंड एक तरफ होता है और बंदूक दूसरी तरफ होती है, तो इसलिए वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दूसरी बात यह है कि मैं आपको चंद एक तजुर्बा की बातें बता सकता हूँ कि आपको याद होगा कि अयूब खान के ज़माने में जब फौज को एक्शन लेने के लिए कहा था, तो भुट्टो जो था उसने एक अपनी तकरीर में कहा था कि अयूब खान ने मुल्क का सौदा कर दिया ताशकंद में, लेकिन लोगों ने इतना रिस्पॉन्स नहीं किया था। लेकिन जब एक ही शहादत हो गई थी तो अयूब खान समझ गए थे कि अब गेम इज ओवर, और उन्होंने जब देखा कि लोग मुझे कुत्ता कुत्ता कहने शुरू हो गया तो वो फौरन रिजाइन करके एक साइड पे हो गए थे। एक बात तो ये है कि दूसरी बात यह है कि उसको पता था कि कामयाब नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जुल्फकार अली भुट्टो और मुस्तफा खार ये दोनों फ्यूजल थे, और इनका फ्यूजल दिमाग जो होता है वो उनको सिर्फ जोर आजमाई पे ही होता है। लेकिन इसके बावजूद उन दोनों ने पूरी फोर्स के साथ जो है वहां पे कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त के ब्रिगेडियर ने वहां पे गोली चलाने से इनकार कर दिया था, और उससे ये हुआ तो उसके आखिर एंड ऑफ द डे भुट्टो कामयाब नहीं हुआ था, उसको ये है कि जाना पड़ा। तो इसलिए कभी ये अवाम के ऊपर जो गोली चला के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसी बात पे मैंने इनको मशवरा दिया था, बल्कि मैंने सख्त अल्फाज किए थे कि अगर आपने अवाम के ऊपर गोली चलाई तो आपको नानी याद आ जाएगी, और आपने देखा कि इन्होंने अवाम के ऊपर गोली चलाई है तो उसका इनको खमियाजा भुगतना पड़ा है। विद इन 48 आवर्स ये है कि इतना मुल्क में शहादतें हुई हैं, और जितना मुल्क है, इस वजह से ये चीज पॉसिबल नहीं थी। तीसरी बात जो है, खान साहब ने जब अपनी तहरीक शुरू की थी आज से 25 साल पहले शुरू की थी। उस वक्त जब 25 साल पहले बच्चा जो पैदा हुआ था, आजकल वो 25 साल का जवान आदमी है, और वो लोग अपना हक लेना जानते हैं और वो शहादत देने के लिए भी तैयार हैं। इसलिए कभी पॉसिबल हो नहीं सकता था कि ये तहरीक कामयाब होए। इसीलिए मैंने इनको मशवरा दिया था कि आप अक्ल के नाखुन लें और अपने ऊपर अवाम के ऊपर गोली चलाने का कभी सोचे भी नहीं। तो इसा मैं आपकी सियासी बसीरत और दानिशमंदी को सलाम पेश करता हूँ कि वाकई आपने पहले से ही इनके हालात को बांपते हुए, हालात की नज़ाकत को बांपते हुए मुख्तलिफ हलकों को मशवरा दिया था। अवाम हमारे अपने हैं, फौज भी हमारे अपनी है, लेकिन हमें ऐसा कोई अमल नहीं करना चाहिए जिससे दुश्मन को हमारी सफ़ में घुसने का मौका मिले और हमारे वतन अजीज की जड़ों को खोखले करने का मौका मिले। सही साहब, जो इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके के साथ खान साहब को गिरफ्तार किया गया, पहली बात तो यह है कि वो हाई कोर्ट के अहाता से उनको गिरबान से पकड़ना, उनको धक्के देना और रेंजर की गाड़ी में वो मुजरम की तरह उनको फेंकना, ये बिल्कुल किसी भी महज़ब मुआशरे के शान शान नहीं है। स्पेशली एक तौर पर खास तौर पर वो बंदा जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रह चुका हो, जो कि सबसे बड़ी सियासी जमात का सरबराह रह चुका हो, जो आलम इस्लाम का लीडर हो और जिसको यकीन कीजिए पूरी वर्ल्ड जो है वो उसको एक लीडर के तौर पर मानती है, उसकी बात को सुनती है, उसके साथ ऐसा जो सलूक किया गया उसमें अवाम बहुत ही मुश्तल हुए। और ख़ास तौर पर जब DGI ने यह कहा कि ये गिरफ्तारी नैब ने की है, कानून के मुताबिक की है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये जो गिरफ्तारी है ये गैर कानूनी है। और इवन हुकूमत की जो वजीर इतलात है मरियम औरंगजेब, उसने भी बयान दिया है कि ये गिरफ्तारी हुई है वो नैब ने नहीं की। नैब के स्पोक पर्सन ने भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम इनसे लाइलम है। तो जो अदारों के दरमियान थोड़ी सी खलश पैदा हुई है,
एक मुहब्बे वतन शहरी के तौर पर हम सबको उस पर बड़ी तशवीश है। आप इस हालात को किस तनाज़ुर में देखते हैं? जी सुधीर साहब। सबसे पहले मैं इस बात पे बहुत ज्यादा गमज़दा हूँ कि मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं उन्होंने हमारी आर्मी को और पब्लिक को आमने सामने लाके खड़ा किया। बड़ी होशियारी से और बड़ी मक्कारी से उन्होंने आर्मी को और पब्लिक को एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया है। और इससे ज्यादा मुझे इस बात की भी तशवीश होती है कि इस वक्त जो सारी हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट इंस्टीट्यूशन है आर्मी का, उसमें भी मुझे शक हो रही है कि उसमें भी इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। और मुझे उसकी कमांड ऑफ फोर्स में जो है ना, उसमें कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए। उससे ज्यादा मुझे फिक्रमंद इस वजह से हूँ कि उसमें अगर कोई दरार पड़ गई तो उसको बड़ी खुश सलूबी से उसको संभालना पड़ेगा, वरना अगर मुल्क की इस अदारे में दरार पड़ गई, इन्हें आपस में चपकल शुरू हो गई, तो टग ऑफ वार ना इनमें शुरू हो जाए। तो कोई कहे कि मुझे इसको उतार के मुझे आना है, उसको उतार के मुझे आना है। इस वजह से मुझे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि दुश्मन ने इससे इतना ज्यादा फायदा उठाया है कि उन्होंने आर्मी को और पब्लिक को आमने सामने खड़ा कर दिया है। और मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि ये मामला जो खुश सलूबी से आर्मी का जो इंस्टीट्यूशन है, वो उनके मुख्तलिफ बंदे जो है उसमें जो समझदार बंदे हैं उनको बैठ के इसको खुश सलूबी से सॉल्व करना चाहिए, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस इदारे में आपस में इख्तिलाफात बढ़ जाएं। ये आर्मी भी हमारी है, अदारा भी हमारे हैं, और हमें बड़ा ही दुख हुआ है ये सारी चीजें देखकर कि जो काम दुश्मन 75 सालों में नहीं कर सका, अवाम के और आर्मी के दरमियान जो मोहब्बत का रिश्ता है, वो चंद बेअकल लोगों ने, मैं तो उनको यही कहूंगा कि उनकी जिद ने, उनकी अना ने ये हमें दिन दिखाया। सुई साहब, जब खान साहब बरसे इक़्तिदार थे, आपको याद होगा कि फरवरी में जब अभिनंदन का जहाज पाकिस्तान में आया था, तो वो उस वक्त के जो चीफ एयर मार्शल है, उनका बयान ऑन द रिकॉर्ड है कि खान साहब ने शूट का हुक्म दिया था। तो जो बंदे ने पाकिस्तान के हर अदारे की हर इंच की हिफाजत की हो, और जो पाकिस्तान का मुकदमा हर फोरम पर, हर इंटरनेशनल फोरम पर इसने लड़ा हो, दबंग अंदाज से कहा हो, वही बंदा जिसने अमेरिका को कहा हो कि एब्सोल्युटली नॉट, हम आपको अड्डे नहीं देंगे, उस शख्स के बारे में मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर रहनुमा अता तारण ने बयान दिया है कि इमरान खान रा का एजेंट है। तो सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह, लेकिन आपको अखलाकियात में या इस तरह का सर्टिफिकेट देने में इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि आप एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर को, मुहब्बे वतन को, सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह को आप रा का एजेंट कहते हैं। आप इस बारे में क्या फरमाएंगे? आप ये अंदाजा लगा लें कि खान साहब की उम्र इस वक्त 71 ईयर्स है। पिछले 70 सालों तक ना तो किसी अदारे ने, ना किसी साफी ने, ना किसी दूसरे पॉलिटिशियन ने आज तक खान साहब के ऊपर इस किस्म का इल्जाम नहीं लगाया कि वो रा का। ये 13 महीनों में उसके ऊपर 110 मुकदमे भी बन गए और उसके ऊपर रा का एजेंट का भी लेबल लगाया जा रहा है। असल में रा का लेबल आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि एक बंदा जो अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, जो अपने इस उम्र में जाके इंसान को अपने बच्चों का सहारा होता है, अपने बच्चों को छोड़ के वो अवाम की खातिर और मुल्क की खातिर उस मुल्क में बैठा है और जुडिशरी से कह रहा है कि मैं इधर बैठा हूँ, जब भी आप बुलाएं, कोई भी केस मेरे ऊपर हो, मैं आने के लिए तैयार हूँ, चाहे मुझे एम्बुलेंस में क्यों ना आना पड़े। और वो उसको हम कहते हैं, उसको ये लोग शर्म आनी चाहिए कि उनको कहते हैं कि वो रा का एजेंट है। और दूसरी साइड पे आप ये देखें कि मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर है वो इधर आता है और इधर आके जो यहाँ के इंडियन मिजाज प्राइम मिनिस्टर से मिलता है और उसको एक ही रिक्वेस्ट करता है कि हमारे घर के बाहर जो पाकिस्तानी एहतजाज करते हैं उसको रुकवाया जाए। अब आपको इसके अंदाजा हो जाना चाहिए कि आया रा का एजेंट ये लोग हैं या खान साहब का एजेंट है। आप खुद इस बात का फैसला कर सकते हैं कि इनकी तरजीहात क्या है और उसकी खान साहब की तरजीहात क्या है। खान साहब ने आज तक किसी जगह भी, चाहे कश्मीर का मसला हो, कोई भी मसला हो, उसने इंडिया को डट कर उसका मुकाबला किया है। कभी एक दफा भी उसने इंडिया के हक में बयान नहीं दिया। और उससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि रा का एजेंट ये हैं या खान साहब हैं। तो सब एक आपसे सवाल कि जो रिसेंटली खान साहब को गिरफ्तार किया गया, पूरी दुनिया में मुजाहरे हुए,
पाकिस्तान में, बल्कि मैं तो कहता हूं कि मैं तो आनी शायद हूं, पाकिस्तान से ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस बात का बहुत ही उन्होंने मुजाहरे किए, पुरअमन मुजाहरे किए उन्होंने, और वो सड़कों पर आ गए, चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो यूरोप का कोई कंट्री हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, गल्फ कंट्रीज हो। आपने देखा कि अवाम की एक कसीर तादाद जो है वो एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए निकली। मैं आपसे मेरा सवाल करना चाहता हूं कि ऐसी क्या वजह है कि खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानी में इतने पॉपुलर हैं? हालांकि नवाज शरीफ और जरदारी साहब जो हैं वो तकरीबन वो पिछले 30 साल से वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो बारी बारी को उनके ओहदे बांट रहे हैं, बारियां लगी हुई हैं वो, और उनके असर रसूख भी है बाहर के कंट्रीज में। लेकिन आपने देखा कि अवाम उनके लिए बिल्कुल नहीं निकलती। लेकिन क्या ऐसी वजह है, क्या खान साहब के क्या कोई तिलकवाती है कि खान साहब उधर पाकिस्तान में गिरफ्तार होते हैं, उधर पूरी दुनिया में जो एजुकेटेड, आपको पता ही है, इधर यूरोप में, बरतानिया में, आगे पीछे सारे अमेरिका में, कनाडा में, जिस तरीके से बड़े बड़े मुजाहरे हुए, इतनी बड़ी तादाद में पब्लिक निकली खान साहब के लिए, पाकिस्तान के कौंसुल ऑफिस के सामने मुजाहरे हुए। ये आप क्या समझते हैं कि क्या ऐसी वजह है कि खान साहब जो ओवरसीज पाकिस्तानी है वो नवाज शरीफ और जरदारी पर खान साहब को इतनी तरजीह क्यों देते हैं? जी सूफी साहब। इसमें कोई शक नहीं है कि खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानी में बहुत पॉपुलर हैं। दे ओवरसीज पाकिस्तानी लव खान साहब, ये एक अलहदा इशू है। उसके साथ साथ मैं ये भी बात करना चाहता हूँ कि आप देखें कि यूके में ये लोग बेस हैं, कोई भी ऑर्डिनरी बाशूर पाकिस्तानी जो है एक फॉर्म लेके 5 पाउंड फीस जमा करा के डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में पता कर सकता है कि इस प्रॉपर्टी का वारिस कौन है, इसका टैक्स कौन पे करता है, और उसके साथ ही जब पता चल जाता है कि इसके प्रॉपर्टी का टैक्स फलां कंपनी पे करती है, उसके साथ ही उसको कंपनी को देखते हैं तो उस कंपनी की एक और सब्सिडी की कंपनी है जो उसके जागे हैं तागे, इस तरह जब कीप ऑन फॉलोइंग एट द एंड ऑफ दी पता चलता है कि इसकी बेनिफिशियरी जो है वो मरियम नवाज है। और ऑन टॉप ऑफ दैट उधर मरियम नवाज पाकिस्तान में खड़ी होके एक दफा अनाउंस करती हैं कि नवाज शरीफ को रात नींद नहीं आती, वो रात भर पाकिस्तानियों के दुख में तकलीफ में मुब्तला है, और दूसरी दफा सोशल मीडिया उसको एक पॉश रेस्टोरेंट में बैठे हुए अपनी पलटन के साथ बैठे बर्गर और कॉफी खाते हुए देख रहा है। तो पाकिस्तान की जो आवाम है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पैदा किया कि कितना झूठ बोला जा रहा है और हमारे सामने हो क्या रहा है। इस वजह से पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी इतने बाशूर हैं कि उनको पता चल जाता है कि झूठ कौन बोल रहा है और सच कौन बोल रहा है। ऑन दी अदर हैंड खान साहब का, जब से खान साहब आया है पावर में आने से पहले ही जब वो क्रिकेट खेलता था उस वक्त से लेके आज तक उसका कोई भी अकाउंट, कोई भी फ्लैट, कोई भी किसी किस्म की 1 इंच की प्रॉपर्टी उसकी यूके में दिखा दें। इन्होंने पूरी कोशिश कर लिया कि कोई नहीं ढूंढ के कोई एक आधी प्रॉपर्टी उसकी या किसी और ही रिश्तेदार के नाम पे लगाई हो, वो बेनामी हो, लेकिन एक भी नहीं ढूंढ सके। तो इसलिए पाकिस्तानी अवाम जो है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के इस बात का अच्छी तरह अंदाजा है कि हु इज सिंसियर टू द कंट्री एंड हु इज नॉट। तो इस वजह से खान साहब की सिंसियरिटी जो है इसको डाउट करना, मेरे ख्याल में आप खुद लोग जज कर सकते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है इतने बेवकूफ नहीं है कि वो ये ना जज कर सके कि मुल्क के साथ कौन सिंसियर है और मुल्क का दुश्मन कौन है। खालिद साहब, सुप्रीम कोर्ट ने एक इंतहाई वाज़ेह ऑर्डर किया हुआ है कि 14 मई तक जो है वो ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो करवाए जाएं। उन्होंने बहुत ही क्लियरली इलेक्शन कमीशन को और मुतल्लिका अदारों को, गवर्नमेंट को उन्होंने वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 14 मई तक हर सूरत इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन 14 मई तो कल है, लेकिन अभी तक कोई आसार नजर नहीं आ रहा है, और बिल्कुल इसका ज़ाहिर मतलब यही है कि वाकई इलेक्शन नहीं होने जा रहे। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट जो सबसे मुकद्दस और सबसे बालातर हमारा आईनी अदारा है, उसके अहकामात को आप किस तरह रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं? और अगर कल इलेक्शन नहीं होते, जो कि जाहिर बात नहीं होने, आप क्या देते हैं कि मुश्किल में है, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सी ऑप्शन मौजूद है? जी खालिद साहब। जी बहुत शुक्रिया असम भाई। असम सुप्रीम कोर्ट चूंकि एक आईनी इदारा है, वो जब वो कोई भी ऑर्डर लिखते हैं, ऑर्डर लिखने से पहले उनको वो ये मेक श्योर करते हैं क्या इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो पॉसिबल है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, आप हिस्ट्री में जाके देख लें कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन ऑर्डर तो हो जाते हैं, वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको जरूरत पड़ती है जो अदारों की, तो चूंकि गवर्नमेंट होती है इसी ने इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है, इसी ने करवानी होती है। जब अदारे जो हैं वो बेहिस हो जाए, उनके अंदर वो चीज खत्म हो जाए, और यहाँ तक के हो जाए कि अब इनको ये खुद चाहते हैं कि सियासी जो है शहादत चाहते हैं, सियासी शहादत के लिए ये चाहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट बुलाए, हमें नाअहल करे, हम ताकि हमें अवाम में जाने का बहाना मिले, देखे जी हमें तो काम नहीं करने दिया गया, हमें तो नाअहल करे। यानी कि जब से ये इलेक्शन की बात शुरू हुई, आप अंदाजा लगा लें कि किस तरह इन्होंने मरियम नवाज साहब बने तस्वीरें दिखा दिखा कर, नाम लिख लिख कर, अब यहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को मुजरिम तक कहना शुरू कर दिया है। इस हद तक गिर गई हैं। और मरियम औरंगजेब, उसकी कोई औकात नहीं है, वो ना वो इलेक्शन लड़ती है। वो देखें, वो जब वो बयान देती है, बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, वो अफसोस होता है कि यार ये कैसे लोग हैं, हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किस तरह की वो बातें, फजूल बातें करती है, किस तरह कह रही है कि वो आपने खान साहब को रिलीफ दे दिया तो अब आपके घरों को आग लगाएंगे। फिर ये आप फैसला देकर तो देखें कि आप होती कौन है जो सुप्रीम कोर्ट को आप इंस्ट्रक्शन दें, हदायत दें, या मरियम नवाज की क्या औकात है। आप ये सब लोग जितने ये मुस्लिम यूनियन के लोग हैं, इन सब के ऊपर तो केसेस हैं, इनकी भी अखलाकी तौर पर कोई जवाब ही पैदा नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किसी किस्म के ये बयान दें। और बदकिस्मती ये है कि इनके ऊपर जो है ताकतवर हलकों का हाथ है, जिसकी वजह से ये काफी तैश में आकर ये जो बातें कर रहे हैं। मगर ये अफसोस की बात है, अब ये देखने वाली बात है, अगर कल को इलेक्शन नहीं होता, अगर सुप्रीम कोर्ट अगर कह देती है इनको नाअहल कर देती है प्राइम मिनिस्टर को कि आप फेल हुए, तो उसके बाद असूली तौर पे जब वो नाअहल हो जाएंगे तो कबीना खत्म हो जाएगी, सारी कबीना भी और प्राइम मिनिस्टर भी खत्म हो जाएंगे। क्योंकि मुख्तर हल्के जो है, ताकतवर हल्के, उनका आशीर्वाद इनके साथ है, तो शायद सुप्रीम कोर्ट भी ऑर्डर करने से पहले कोई सोचेगी। मैं तारीख तहराता हूँ, जब जस्टिस जादरी शाह केस था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया, उस हमले के वक्त किस तरह इन्होंने, आपको पता कि ब्रीफ केस चले और बलूचिस्तान के जजेस को खरीदा गया, वहां से एक ऑर्डर करके इनको किया गया। फिर उस वक्त जस्टिस जादरी शाह ने सुप्रीम कोर्ट को लिखा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी पाबंद है सुप्रीम चीफ जस्टिस के ऑर्डर मानने की, तो जब फौज जो है वो बंद है, जब फौज को लिखा है तो फौज की तरफ से आर्मी चीफ ने कहा जी हम ताबेदार हैं आपके, हम आपकी बात मानेंगे, मगर हम जो है हुकूमत के मुताबिक हमें डिफेंस मिनिस्ट्री लिखे। अब डिफेंस मिनिस्ट्री जो थी वो गवर्नमेंट के अंदर आती थी, अब डिफेंस मिनिस्ट्री ने नहीं लिखा तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी। अब भी वही 1997 वाले हालात अभी नजर आ रहे हैं। अभी अगर ये नहीं करते, अभी उनका ऑर्डर अगर नहीं मानते, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि मुल्क के अंदर एक नाराजगी फैलेगी। और अगर जिस तरह उन्होंने पहले उनको शक था कि सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर बिल्ड करने के लिए पीटीएम हुकूमत, जिसमें मियां नवाशी साहब और शहबाज साहब, ये सारी जो शरारती जमातें हैं, इन जमातों ने जो मौलाना फजल रहमान साहब उसको आगे कर दिया, जो कि शरारत में और मुल्क को नुकसान पहुंचाने में सबसे आगे पेश होते हैं। और उनकी हिस्ट्री था मौलाना फजल रहमान की, जब भी मुल्क के अंदर कोई ऐसा मुनाफिकाना किरदार हो, कुछ हो, अंदाजा कर लें। आज तक मुल्क में इतनी महंगाई हुई, ये मौलाना साहब बोले, मुल्क के अंदर और बहुत सारे काम हुए, मौलाना साहब बोले, और मुसलमानों के साथ इतने जुल्म होते हुए इंडिया में, बोले, मौलाना साहब खामोशी से बैठे एंजॉय कर रहे हैं। समझी कोई गवर्नर से मिली हुई है, और इनको मिली है, बेटे को मिनिस्ट्री मिली हुई है, आप इनको कितने प्लाटों के ऊपर कब्जा किया हुआ, डीजल के फ्रंट मिले हुए हैं। अब वो मौलाना फजल रहमान साहब, जब उनको नैब ने पूछा कि आप बताएं आपके दर्ज कितने, उसके सब हिसाब दें आके, जो पैसा इकट्ठा होता चंदा, उन्होंने कहा जी 5 लाख लोग लेके आऊंगा हिसाब देने के लिए, और नहीं आए। अब वही मौलाना साहब जाके अब सुप्रीम कोर्ट के बाद धरना देंगे कि अब है, यानी कि इन लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। मौलाना फजल रहमान साहब जैसे लोग इस्तेमाल होते हैं, सियासी जमातें इस्तेमाल करें या ताकतवर लोग इस्तेमाल करें। बदकिस्मती है ऐसे लोग जो कि हमारे मुल्क को जो डिस्टेबल करने के लिए हमेशा अपने आप को जो पेश करते हैं। यहाँ तक ये तो इन्होंने अमेरिकन कौंसिल को कह दिया था कि हमारी खिदमत हासिल करें, मुझे सदर बनाए, मुझे मौका दे खिदमत का। उनकी ऐसे हालात हैं। तो भाई मेरा नहीं ख्याल के जो भी इतनी जल्दी वो इनको ऊपर
तौहीन अदालत लगाएगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुल्क की करंट सिचुएशन को देखते हुए जो है बहुत सारी चीजें अभी सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया सुप्रीम कोर्ट ने। मगर ये बेहिस किस्म के लोग, ये हुकूमत, ये 13 जमाती लोग, इन्होंने चूंकि इनके ऊपर एक शय इनको है कि कुछ हो जाए, जो भी वाकयात पेश पुरतशद्दुद वाकयात पेश आए, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि जो उसका कोर्ट कमांडर है उससे इसकी हिफाजत करते? ये तो तमाशे देखती रही। ये किस किस्म की हुकूमत है? ये जो बुलाई हुई निगरान हुकूमत, इसकी ड्यूटी नहीं थी कि वो उसकी हिफाजत करते? वो कितने लोग निकले थे, इन्होंने हिफाजत नहीं किया। चाहते थे कि इमरान खान की और जो हमारी आर्मी है और अवाम है, इनकी दुश्मनी बढ़े, एक तमाशा लगे। ये अपनी इनकी ये सियासत थी, अदरवाइज ये कंट्रोल कर सकते थे। खालिद साहब, एक तरफ हम देखते हैं कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफज है कि आप 5 से ज्यादा बंदे एक जगह मजमा नहीं लग सकता। दूसरी तरफ जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, वो जत्था लेकर, वो जब इमरान खान साहब ने जलसे किए थे 6 महीने पहले, तो वो जत्थे का लफ्ज इस्तेमाल किया था फजल रहमान ने। अब एक सुप्रीम कोर्ट ने, मौजूद जजों ने एक आइन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है और उसको सबूताज करने के लिए वो अब इस्लामाबाद में अपना शैतानी काम शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो इस्लामाबाद में दफा 144 नाफज है और दूसरी तरफ आप देखें जो वजीर दाखिला है वो राना सनाउल्लाह है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आपके ख्याल में जो फजल रहमान जा रहे हैं, इनको वाकई इनकी, जिस तरह आपने बोला कि इनको शय हासिल है, या ये सब कुछ क्या पक रहा है? जी खालिद साहब, आप टेक्निकली देखिए ना आसम भाई, टेक्निकली ये कि कभी आपने देखा कभी कि हुकूमत जो हो, हुकूमत अपने आप के अगेंस्ट डरना दे? मौलाना फजल रहमान हुकूमत का हिस्सा है। सूही साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी, हमारे मेहमान है, मैं चाहता हूँ वो पहले बात करें। जी साहब, मैं बस यही चाहता है, और कोई क्वेश्चन मुझसे करना तो कर ले, मैं निकलना चाहता हूँ कहीं, मुझे कहीं जाना। बस अभी फोरम खत्म होने वाला है साहब, बस तो ये 1-2 मिनट की बात है। अच्छा आसम भाई, वो चूंकि इनका सूली तौर पे जो हुकूमत है, हुकूमत ने भी अपने हुकूमत एक हिस्सा है मौलाना फजल रहमान, वो कैसे अपनी हुकूमत के खिलाफ धरना दे सकते हैं? दूसरी बात ये रही 144 की, ये 144 पीटीआई के लिए और पीटीआई खवातीन के लिए 144 है, या इमरान रियाज खान जैसे इतने अच्छे जर्नलिस्ट है उसको इन्होंने किडनैप कर लिया हुआ है, वो वाह किया हुआ है, उसका पता नहीं कहाँ पे, आईजी कहते हैं मुझे नहीं पता, हमने छोड़ दिया है। और ये बदकिस्मती है, ये लोगों की सिर्फ मुंह, लोगों की जुबानें बंद करने के लिए जर्नलिस्ट को अगवा करेंगे, अरशद शीख जैसे लोगों को कत्ल करेंगे, किस हद तक गिरेंगे ये लोग? बहरहाल 144 जो है वो सिर्फ पीटीआई वालों के लिए, इनके लिए नहीं है। इनको वैसे ही शर्म आनी चाहिए कि गवर्नमेंट, खुद ही गवर्नमेंट है, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ ये बार एहतजाज करने के लिए। मौलाना साहब, मजहब के नाम पर ये लोग आ जाते हैं ना, जो करते हैं आके मुल्क और कौम के साथ, ये अफसोस की बात है। इन्हीं की वजह से आज हम यहाँ पर खड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दो मौजूद मेहमानों का। सूफी अहमद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, खालिद परवेज चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक नए इशू के साथ दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर।